मामला एक गैर मुल्की की फूली हुई लाश का था जिस पर पूरा लिबास मौजूद था। मकामी पुलिस ने लाश पर कब्जा करके उसे अस्पताल पहुंचाने से पहले यह राय कायम कर ली थी कि वो इत्तिफाकी हादसे का शिकार हुआ था। इसका पूरा नाम जॉन होपर था और वो वाकई अमेरिकी FBI का कारिंदा था। इसके बारे में कराची और इस्लामाबाद में सफारती हुक्काम को इत्तला दे दी गई थी। मैं फिक्रमंद था कि इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद तुम्हारी तरफ से लाश मिल जाने की कोई खबर नहीं आई। मैंने वो सब सुन लेने के बाद कहा, हैदराबाद की नहर से उसकी लाश बरामद होने पर उसके साथियों का क्या रद्द अमल है? वाकया बहुत ताज़ा है। लाश सिर्फ 1 घंटे पहले मुंह अंधेरे मिली है। मामला ही गैर मुल्की का ना होता तो शायद लाश अभी तक वहीं पड़ी रहती। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन इसका रद्द अमल अभी सामने नहीं आया। जाहिर है कि वो सदमे और सख्ते के आलम में होंगे। मैंने वाल क्लाक पर नजर डाली। सुइयां 8 बजा रही थीं। अगर मेरे हिसाब में गलती नहीं थी तो हैदराबाद के मकामी वक्त के मुताबिक हॉपर की लाश सुबह 5 बजे मिली थी और अव्वल खान 6 बजे मुझे फोन कर रहा था। वो चक्कर में होंगी कि जहांगीर के घर जाने वाला हैदराबाद की नहर से कैसे बरामद हो गया। मैंने महजूज होकर हल्का सा कहका लगाते हुए कहा, मैं फिक्रमंद हूँ। अव्वल खान की आवाज़ खंभीर थी। सरकारी तौर पर वो हमारे दोस्त हैं। अपने बचाव के लिए हम कैसे ही हालात क्यों ना पैदा करते रहें। एक हकीकत है कि इनके कई सीनियर आदमी एक एक करके मारे गए हैं। ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए, वरना हालात बहुत नाजुक सूरत इख्तियार कर जाएंगे। हम इनका पीछा छोड़ चुके हैं, मैंने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। वो खुद अपनी मुहिम जोई का शिकार हो रहे हैं। मुझे बताओ कि होपर के क्या अज़ाइम थे। अगर वो इत्तिफाकन सलमा के बेलन का शिकार ना हो गया होता तो जहांगीर को उठा ले जाता या घर ही में उसका हश्र खराब कर देता। तुम्हारे चक्कर में वो बदतरीन दबाव का शिकार है। तुम्हारी ज़ात तक रसाई हासिल करने की कोशिश में वो अंधाधुंध कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और मार खा रहे हैं। मेरा हम ख्याल होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था। तुम कहो तो मैं वापस आकर खुद को इनके हवाले कर दूं? मैंने किसी तंज के बगैर कहा। ये सारी पेचीदगियाँ आनन फानन में खत्म हो जाएंगी। मैं मर कर भी तुम्हें यह मशवरा नहीं दे सकता। मेरी तजवीज़ पर उसने तड़प कर कहा, तुमने ये बात कहकर मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। तुमको मसाइल से आगाह करने का यह मतलब नहीं कि तुम आखिरी हल पर छलांग लगा दो। मेरी बात को तंज के पैराए में ना लो। मैंने जल्दी से वजाहत की, ये हमारी मजबूरियां हैं। जब तक वो मुझे और वीरा को पकड़ नहीं लेते चैन से नहीं बैठेंगे। कुछ न कुछ करते रहेंगे। हैरी और हॉपर वगैरह मारे जाते रहेंगे। हमने अपना हाथ रोक लिया है, इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है? तुम ठीक कह रहे हो, हमारी तरफ से कोई पहल नहीं हो रही। अगर वो खुद चलकर जहांगीर के फ्लैट पर ना पहुंचा होता तो कुछ भी ना होता। अव्वल खान बोला, तुम वाकयात पर गौर करोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि इनकी मौत इन्हें हमारी तरफ आंकती है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि सलमा कभी किसी को मार सकेगी। उसने अपने शौहर को बचाने के लिए इस तरारी अंदाज में बैलन इस्तेमाल किया और होपर मर गया। ये बिल्कुल अनहोनी सी बात थी, मगर हो कर रही। इनका दबाव यही है कि इनके आदमी एक एक करके मरते जा रहे हैं। तुम दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। होपर के वाकये की कानूनी पोजीशन तुमने बहुत साफ कर दी है। वह हैदराबाद में डूब कर मरा, इसके साथियों को बताना चाहिए कि वो वहां क्या कर रहा था। हकीकत कुछ और है जो हम जानते हैं और हॉपर के करीबी साथी भी जानते हैं, लेकिन कोई इस मौजू पर अपनी जुबान नहीं खोल सकता। हद ये है कि इन्होंने इसकी गुमशुदगी की FIR भी दर्ज नहीं कराई थी। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और तमाशा देखते रहो। जब तक जहांगीर तुम्हारी तहवील में है, मुझे उसकी तरफ से बेफिक्री रहेगी। हम सब मैदान छोड़ चुके हैं, अब शहर में सुकून होना चाहिए। इस सुकून से मुझे वहशत होती है। मैं ये सोच सोच कर कुड़ता रहता हूँ कि तुम्हें यहाँ से जिला वतन कर दिया गया है। तुम्हें गए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा मुद्दत हो चुकी है। इस दौरान में तुमने अपने तौर पर सोबराज का किस्सा निपटा दिया, फिर भी तुम वहां रहने पर मजबूर हो। हम तुम्हारी वापसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्त, इतना ज्यादा ना सोचा करो। मैंने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। अब इन बातों का आदी हो गया हूँ, तुम भी आदत टाल दो। फिलहाल मैं यहाँ खुश और मसरूफ हूँ। मेरी वापसी की फिक्र छोड़ दो। सोबराज के बाद वहां तुम्हारी क्या मसरूफियत निकल आई? उसने चौंक कर पूछा। अब इसका सरपरस्त मेरे सामने है। खाली बैठने से बेहतर है कि आदमी किसी न किसी हदफ पर काम करता रहे। वाकयात इतने पुरपेच अंदाज में पेश आ रहे थे कि मेरे ज़हन में सब कुछ गटमट होकर रह गया था। हॉपर की लाश ठिकाने लगाने के सिलसिले में मैंने उससे फ़ोन पर बात की तो मेरा ख्याल था कि मैंने सोबराज के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। मैंने वक्त बचाने के लिए इस वक्त भी वो तज़किरा गोल कर दिया, लेकिन अव्वल खान ने सोबराज के बाद की मसरूफियत का जिक्र करके मेरा हाफसा ताज़ा कर दिया। मुझे याद आ गया कि सोबराज को उसके कैफे किरदार तक पहुंचाने के बाद मैंने खुद उसे सोबराज के अंजाम से आगाह कर दिया था, जिस पर उसने मुसरत के इजहार के साथ मुझे मुबारकबाद भी दी थी। तुम खुद अपने लिए काम पैदा करते हो। सोबराज के फितने को हमेशा के लिए ख़त्म करके तुमने इतना बड़ा काम किया है कि अब काफ़ी दिनों तक आराम कर सकते हो। राजन को छेड़कर तुम अपने लिए नए मसाइल पैदा कर लोगे। अव्वल खान ने नासिहाना लहजा में कहा। वो भारतीय शहरी है, थाईलैंड में रहता है, उससे हमें सरोकार नहीं होना चाहिए।
इस मशवरे में जरा ताखीर हो गई। मैंने खुशदिली से कहा, वहां पंजा आजमाई शुरू हो गई है। आज हमने उसकी एक पुरशगुल लांच को समंदर में गर्क करने का बंदोबस्त कर दिया है। जलाल की ख्वाहिश थी कि राजन को भी देख लिया जाए। डॉन भी यही चाहता है, अव्वल खान ने चुभती हुई आवाज में कहा। दूसरों की ख्वाहिशात जरूर पूरी करो, लेकिन कुछ अपना भी ख्याल रखो। मैंने सुना है कि थाईलैंड में कई ऐसे दूर उफ्तादा साहिली इलाके हैं जहां पहुंचकर इंसान मशहूर हो जाता है। तुमको कुछ दिनों के लिए इन अतराफ में चला जाना चाहिए। ऐसी तफरीहात दिलो दिमाग की ताजगी के लिए जरूरी होती हैं। अव्वल खान को राजन की लांच की अहमियत का इदराक नहीं था, इसने इस तस्करे को अहमियत नहीं दी। इस वक्त इस पर मेरी खबर गिरी और इस्लाह का सौदा सवार था। इसे कुछ देर तक इसके रंग में बातें करने के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। दुरानी गुफ्तगू मैंने सोचा कि उसे जलाल के लिए भी पैगाम दे दूं, ताकि उसे पता चल जाए कि मैंने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक राजन का हांका शुरू कर दिया है। लेकिन इन दोनों के दरमियान पाई जाने वाली पेशा वराना सर्द महरी का ध्यान आने पर मैंने वो इरादा मुस्तरद कर दिया। बेहतर यही था कि मैं खुद जलाल से फोन पर बात कर लेता। हॉपर की लाश हैदराबाद की नदी से जरूर मिली है, लेकिन अमरीकी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। इन्हें मालूम होगा कि वो जहांगीर से बाजपुर के लिए इसका घर गया और वहां से गायब हो गया। गजाला ने अपनी राय थी, इनसे एक बुनियादी गलती हुई है। वो जान हॉपर की गुमशुदगी की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करा देती, तभी इनको कोई सिरा मिल सकता था। वो बेबस हैं। वो रिपोर्ट दर्ज कराते तो इन्हें मकामी पुलिस को ये भी बताना पड़ता कि हॉपर को जहांगीर के घर जाने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। बाकायदा सरकारी इजाजत के बगैर गैर मुल्की एजेंसियों को यहाँ किसी किस्म की तफ्तीश का इख्तियार नहीं है। तुम दूर की कौड़ी लाई हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। हो सकता है कि उन्होंने इसी वजह से रिपोर्ट दर्ज कराने से गुरेज किया हो। इस मसले का हल बहुत सादा था, इन्हें जहांगीर का नाम लेने की जरूरत नहीं थी। वो कह देते कि हॉपर क्लिफ्टन के इलाके में सफर के दौरान में अपनी गाड़ी समेत गायब हो गया। बात रिकॉर्ड पर आ जाती तो इसकी हैदराबाद की नहर में मौत का मामला दूसरा रुख इख्तियार कर लेता। सबके पास आप जैसा ज़हन नहीं होता। इन लोगों पर बुरा वक्त आया हुआ है, इनकी अकलें माऊफ हो गई हैं। वो ऐसी हमाकतें ना करें तो आपका काम खासा दुश्वार हो जाएगा। कभी हम अपनी जहानत से फ़ायदा उठाते हैं और कभी अपनी हरीफ की हमाकतों से फैज़याब होते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, इस मामले में दूसरे केस का इतलाक होता है। मेरा अब तक का तजर्बा है कि अमरीकियों में गैर मामूली जहानत नहीं होती। इनके अहम अफसरों की ज़हनी सतह भी बस नॉर्मल होती है, फिर भी इनकी कौम अमली तौर पर दुनिया पर राज कर रही है। ये मुआमा मेरी समझ में नहीं आता। जहानत किसी काम नहीं आती, ये दौर दौलत और ताकत का है। अमरीकियों को ये दोनों हासिल हैं। कमज़ोर कौमें इनकी हाँ में हाँ मिलाने पर फख्र महसूस करती हैं, बाकी कौमें इनकी ताकत से खौफजदा होकर इन्हें सलाम करती हैं। ये कहते हुए मैंने बिस्तर छोड़ दिया। आप मुश्किल से 1.5-2 घंटे सोए होंगे, कुछ देर और आराम कर लें। गजाला ने दर्दमंदी के साथ मशवरा दिया। आज सोना मुकद्दर में नहीं है, दोबारा मुझे नींद नहीं आएगी। बाज़ औक़ात मेरा जहन उलझ जाता है तो बातें गड़मड़ हो जाती हैं। सोच रहा हूँ कि नाश्ता करने के बाद जलाल को भी देख लूँ, उस हवाई ठाक की कहानी सुनकर खुशी होगी। राजन को आपने उसकी ख्वाहिश पर तो नहीं घेरा? गजाला ने तायद तलब लहजे में कहा। हरगिज़ नहीं, उसने खुद मुझे अपने खिलाफ महज आराई पर उकसाया है। डान इसका दुश्मन है, जलाल उसकी सरकोवी का ख्वाह था। इसके बावजूद मैं उससे उलझना नहीं चाहता था। अब वो दोनों इस खुश फहमी में मुब्तला हो जाएंगे कि मैंने इनकी खातिर राजन से तसादुम की राह इख्तियार की है। अपनी बात पूरी करके मैं गुस्ल खाने में घुस गया। जब बेदारी इस वक्त अपना रंग दिखा रही थी, थकन से मेरा बदन टूट रहा था, जहन पर धुंध सी छाई हुई थी। मैंने शावर में ठंडा पानी खोला और तेज धारों के नीचे खड़ा हो गया। तवील गुस्ल के बाद मैं बाहर निकला तो तरोताज़ा हो चुका था। होटल में क़याम के दौरान हमने अपना बेशतर वक्त कमरे में रहकर गुजारा था। खाने पीने के लिए मैं रेस्टोरेंट वगैरह में जाने से एहतजाज करता रहा। गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे मकामात पर जाने की सूरत में दुश्वारियाँ पैदा होने का खतरा था, इसलिए हम आम तौर पर खाना और नाश्ता वगैरह अपने कमरे ही में मंगवा लेते थे। इस वक्त भी यही हुआ। गजाला ने रूम सर्विस वालों को हदायत देकर नाश्ता कमरे में तलब कर लिया। नाश्ते के दौरान मैंने टेलीविज़न खोल लिया। इसके अंग्रेजी चैनल पर एक मज़ाहिया फिल्म चल रही थी। खबरों में देर थी। नाश्ते के बाद मैंने सिगरेट सुलगाई और जलाल का फ़ोन मिला लिया। उसने मेरी आवाज़ सुनते पुरजोश अंदाज में मुझे मुबारकबाद दी तो मैं चकरा गया। चंद फिक्रों के तबादले के बाद बात साफ हो गई कि वो मुझे व्हाइट हाउस की तबाही पर मुबारकबाद दे रहा था। वो बैंकॉक का ताज़ा तरीन वाक़या था। मैंने वही खबर देने के लिए उसे फ़ोन किया था। मेरे लिए बात नाकाबिले फ़हम थी कि वो खबर उस तक कैसे पहुँच गई। मेरे इस्तफसार पर वो चंद लम्हों तक अपने वसाइल की ढेंगे मारता रहा। फिर उसने बता दिया कि असद का जानशी पिछली शाम बैंकॉक पहुँच चुका था। कुछ देर पहले उसने जलाल को इतला दी थी कि रात गए व्हाइट हाउस पर बमों से हमला किया गया था, जिसके नतीजे में वो बेशकीमत लांच अपनी गरकाबी के आखिरी मराहिल से गुजर रही थी।
राजन मुंबई से बैंकॉक आने के बाद जिस तेजी से वहां की ज़ेर ज़मीन दुनिया में अपना सिक्का जमाता चला गया था, इसके बिना पर असद की तवज्जो उस पर मरकूज हो गई थी। राजन भारत की ज़ेर ज़मीन दुनिया का एक जाना पहचाना नाम था। अंदर की कहानियां जानने वाले हलकों में ये खबरें गश्त करती रहती थीं कि वो अक्सर राह के लिए काम करता रहता है। आईबी वाले दुनिया के किसी गोशे में राह के एजेंटों की सरगर्मियों का नजरअंदाज नहीं करते थे। असद की भेजी हुई इब्तदाई रिपोर्टों की रोशनी में जलाल ने उस राजन पर खसूसी तवज्जो देने की हदायत दे दी थी। मैंने इस बारे में कभी तफसील से जलाल से बात नहीं की, लेकिन असद ने शायद उसे बता दिया था कि राजन ने खलीज सयाम के पानियों में व्हाइट हाक की सूरत में अपनी ताकत और अजमत का एक शाहकार खड़ा किया हुआ था। असद की बैंकॉक से रवानगी से पहले मैंने व्हाइट हाक पर हमले की इब्तदाई तैयारियां शुरू कर दी थी। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उसे गर्क करके राजन का गरूर खाक में मिला सकूं। वो खबरें शायद जलाल के कानों में पड़ चुकी थी। जब उसे अपने नए आदमी से व्हाइट हाक की तबाही की खबर मिली तो उसने समझ लिया कि वो मेरा ही काम हो सकता था। जलाल ने बताया कि बैंकॉक में असद की जगह लेने वाले का नाम तारिक था। वो शहर में तारिक की कयामगाह से वाकिफ नहीं था, लेकिन उसने मुझे तारिक का मोबाइल फ़ोन नंबर लिखवा दिया। असद की तरह तारिक को भी ये नहीं बताया गया कि मेरा असल नाम डैनी था। अगर मैं इसे अली अहमद का मफरूज़ा नाम से रजू करता तो वह बैंकॉक में मेरा नया मुआवन साबित हो सकता था। इसके लिए मेरा मफरूज़ा नाम ही मेरा पासवर्ड था, किसी इजाफी तारुफ की जरूरत नहीं थी। जलाल ने उसे मेरा फ़ोन नंबर भी दे दिया था। मैं अभी हैरान हूं कि तुम्हारे आदमी को इतनी जल्दी ये खबर कैसे मिल गई। मैंने उसे वो सब सुन लेने के बाद हैरत से कहा, ऐसी खबरें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। वाकया इतना अहम और संगीन है कि बाज़ अखबारों के ज़मीमे बाजार में आ चुके हैं। जलाल ने इंकिशाफ किया। मैं बैंकॉक में रहकर इन बातों से बेखबर हूँ, तुम वहां बैठकर मुझसे ज्यादा बाखबर हो, मैंने हंस कर कहा। जिस वक्त हमने लॉन्च पर वार किया, सुबह के अखबारात शायद छपना शुरू हो चुके होंगे। कुछ लोगों ने जमीनें निकाल कर खासा माल कमा लिया होगा। ये वाकया किस वक्त पेश आया? उसने तजस्सुस से पूछा। रात के 2:30 बजे के करीब हमारी खुफिया कार्रवाई का आगाज हुआ था। मेरा ख्याल है कि लॉन्च के पैंदे में लगाए गए रिमोट कंट्रोल बम 3 और 3:30 बजे के दरमियान ऑपरेट करवाए गए। हो सकता है कि अब तक लॉन्च डूब चुकी हो। वो डूब चुकी है, जलाल ने मेरे कयास की तस्दीक करते हुए बताया। तारिक ज़मीमा पड़ते ही गोदी की तरफ गया था। इस वक्त तक लॉन्च गर्क हो चुकी थी। सुना है कि इस वाक़े में कई अफराद मारे गए हैं। गोलियों से कोई नहीं मारा गया। हो सकता है कि कुछ गैरतमंद मुअज़्ज़िज़ीन डूब कर मर गए हों, मैंने इस्तज़ाही अंदाज में कहा। तुमने डान की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। अब तुम जब चाहो बैंकॉक बल्कि थाईलैंड से निकल सकते हो। अभी सिर्फ लॉन्च गर्क हुई है। डान अपने हरीफ की मौत का ख्वाह है। क्या तुम्हारी भी यही ख्वाहिश होगी? उम्मीदें बराने लगें तो ख्वाहिशात खुद ब खुद बढ़ने लगती हैं। इसकी हलाकत राह वालों को परेशान कर देगी। दुआ करो कि कोई नया दाव लग जाए। फिलहाल वतन वापसी की राह बंद है, तो यहीं रहकर कुछ न कुछ मुझे करते रहना चाहिए। मैं असद के मुआवन के रूप में राजन से राब्ते में हूँ। दूसरे अहमकों की तरह वो भी मेरे जरिए डैनी तक पहुँचने की ख्वाहिश रखता है। तुम अपने हरीफों से मिल बैठने के फन में ताक हो। मुझे यकीन है कि उसकी गर्दन तुम्हारे ही हाथों कटेगी। आजकल तुम्हारे दुश्मनों की बदबख्ती आई हुई है। कल हैदराबाद की एक नहर के किनारे से एक FBI एजेंट की लाश मिली है। मेरी अकल हैरान है कि वो वहां क्या कर रहा था। अव्वल खान से पूछ लो, वो बता देगा, मैंने हंस कर कहा। अव्वल खान? उसने हैरत से दोहराया, फिर कहा, इस वाक़े से इस्लामाबाद में सनसनी फैली हुई है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? कुछ नहीं, सब कुछ मालूम है। वो जहांगीर के घर गया था। ताकत के बल पर उससे मेरे ठिकाने के बारे में जानना चाह रहा था। जहांगीर की बीवी ने बेखबरी में उसके सर पर बेलंदे मारा और वो बेचारा वहीं गिर कर मर गया। जहांगीर को कत्ल के इल्जाम से बचाने के लिए इस लाश को हैदराबाद की नहर में डुबोना नागुज़ीर हो गया था। जलाल के लिए वो तफसील नाकाबिले यकीन साबित हुई और उसने मुझ पर पै दर पै सवालात की बौछार कर दी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम बैंकॉक में बैठकर यहाँ की डोरियां हिला रहे हो। सवालात का जखीरा खत्म होने के बाद उसने गहरा सांस लेकर कहा, दोस्तों की मजबूरियों का ख्याल रखना पड़ता है। जहांगीर मेरा जिगरी यार है। मेरी दोस्ती की वजह से उसने बहुत मसाइब झेले हैं। वो लोग इसे नहीं छोड़ेंगे। तुम वाकयात को कितना ही तोड़ मरोड़ लो, कुछ लोगों को असल वाक़े का इल्म होगा। वो जानना चाहेंगे कि हॉपर जहांगीर के घर से हैदराबाद कैसे पहुंच गया। मैं इसका बंदोबस्त कर चुका हूँ। अब वो दुश्मनों की दस्तरस से बाहर है। अव्वल खान ने उसे स्टेशन 4 में रोक लिया है। यह बहुत अच्छा हुआ। उसकी बेसाख्ता आवाज़ हुई, तुम एक मसले में उलझ कर दूसरे मामलात को नज़रअंदाज नहीं करते। ये मुअम्मा हल होने से मेरे जहन से बहुत बड़ा बोझ हट गया। अब मैं अपने तौर पर यह केस संभाल लूँगा। क्या यह सीधा सा पुलिस केस नहीं है? मैंने पूछा। जॉन हॉपर यहाँ सरकारी हैसियत में मुकीम था। इसने समझाने वाले अंदाज में कहा, जब मामला किसी गैर मुल्की सरकारी एहलकार के कत्ल का हो तो पुलिस के साथ मकामी एजेंसियों को भी हरकत में आना पड़ता है।
इन लोगों का कहना है कि हॉपर को अगवा करके हैदराबाद ले जाया गया है। वो किसी को इतला दिए बगैर हैदराबाद नहीं जा सकता था। वो अमरीकियों के मुवक्किफ के बारे में पहली खबर थी जिससे अव्वल खान वाकिफ नहीं था। मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, इन्होंने ये नहीं बताया कि इसे अगवा करने वाले कौन लोग हो सकते हैं? इस बारे में वो खामोश हैं। अभी तक हम मुदाफाना पोजीशन में थे। तुमसे हकायक मालूम हो जाने के बाद मैं इन्हें जिच कर दूंगा। लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सर में आने वाली चोट को मौत का सबब करार देगी। वो चोट नहर के किसी पत्थर वगैरह से भी आ सकती है। लाश पर पूरे कपड़े मौजूद हैं। हो सकता है कि ये खुदकुशी का केस बन जाए। केस यही बनना चाहिए, मैंने पुरजोर लहजा में कहा। मेरी तलाश में नाकामी का बदतरीन ज़हनी दबाव इसका सबब करार दिया जा सकता है। इस नज़रिए पर काम करते हुए इनसे यह भी पूछा जा सकता है कि हॉपर खुदकुशी से पहले किस केस पर काम कर रहा था। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं इन्हें जिच कर दूंगा। ये सब मुझ पर छोड़ दो। तुम राजन पर अपनी तवज्जो मरकूज रखो। मैंने उसे यकीन दिलाया कि राजन के बारे में उसे जल्द ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला खत्म हो गया। राजन के खिलाफ काम करने के लिए मेरे सामने 3 महाज थे, जिनमें से 2 पर काम शुरू हो चुका था। व्हाइट हाउस घर कर दी गई थी। मैंने अकबर के रूप में बात करके उसे मुस्तरब कर दिया था। तीसरा रुख यह था कि मैं अपने असल रूप में उससे छेड़छाड़ करूं। व्हाइट हाउस को मैंने तबाह किया था। इस कार्रवाई के बाद मेरी तरफ से राजन की मिजाज पुरसी जरूरी हो गई थी। वही खतरनाक बदमाश था। वो रुपोशी इख्तियार कर सकता था, मगर इससे यह तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो मेरे मुतालबे पर अपना बिस्तर बोरिया समेट कर मुंबई वापस लौट जाए। फिर भी उस पर अपना दबाव बरकरार रखना जरूरी था। मेरे पास मोती महल के नंबर मौजूद थे, लेकिन मैंने इसे सोबराज के सैटेलाइट फोन पर बात करने का फैसला कर लिया, जिस पर मैं इससे एक बार मुज़ाकरात कर चुका था। मैंने नंबर मिलाया। दूसरी तरफ यके बाद दीगरे मुतअद्दिद बार घंटियां बजती रहीं, कोई जवाब नहीं आया। मैंने लाइन मुनक़ता करके दोबारा वही नंबर मिलाया। इस बार भी नतीजा मुख्तलिफ नहीं रहा। शायद मेरी ये बात उसके दिमाग में बैठ गई थी कि उसने सैटेलाइट फोन पर कॉल वसूल करके यह एतराफ़ कर लिया था कि सोबराज उसका गहरा गठजोड़ था और सोबराज की इबरतनाक मौत के बाद इसका सैटेलाइट फोन राजन के तसर्रुफ में था। इसे एक बार गलती हो गई थी, वो इसका आदा नहीं करना चाहता था। मोती महल के एक नंबर पर फोन करके मैंने उससे अकबर की हैसियत से बात की थी। मैंने इसको छोड़कर मोती महल का दूसरा नंबर मिला लिया। ऑपरेटर ने मेरा नाम सुनने के बाद मुझसे कोई और सवाल नहीं किया। चाहे राजन ने मेरे बारे में अपने अमले के खास लोगों को ब्रीफ किया हुआ था। चंद सानियों बाद ही फोन पर राजन की बिफरी हुई आवाज सुनाई दी। दरिंदे आहिस्ता बोलो, मेरे कान नाजुक हैं। मैंने सर्द और सफाकाना लहजा में कहा, तुमने देख लिया कि मेरे हाथ कितने लंबे हैं? मैं इन लंबे हाथों को बहुत जल्द जोड़ों से उखाड़ दूंगा। वो गुर्राया। व्हाइट हाउस पर तुम्हें नाज था। आज मैंने तुम्हारी इस गरूर को समंदर में डुबो दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि तुम मैदान में रुकोगे या अपनी बसात लपेट रही हो। तुम अपनी खैर मनाओ। मैंने तुमसे वक्त खरीदा था। अब मैं मुतमईन हूं तुम सर के बल खड़े होकर भी अमरीकियों को यकीन नहीं दिला सकोगे कि सोबराज पर मेरा हाथ था। तुम जदीद साइंस से नावाकिफ हो। उसकी बची हुई हड्डियों का DNA टेस्ट ये साबित कर देगा कि वो नारायण प्रसाद शर्मा की नहीं, सोबराज की हड्डियां हैं। वो सोबराज के पूरे खानदान को जानते हैं। इनके लिए रिपोर्टों का मुवाजना मुश्किल नहीं होगा।